रवि आपका हाँ बुझ लिया, बस यहाँ पर आया बताइए आगे दीजिए। जिनके कोरोना हाँ जी डियर्स, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकते? गुड मॉर्निंग सर। क्या लिखा हुआ है? कोई बदमाश क्या बोल रहा है? कौन? भावना कुशवाहा क्या लिख रही है भाई? गुड मॉर्निंग सर। कोई बता सकता है? मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो सोच आई। ये तो टेक्निकल पॉइंट आपने बोल दिया ना। यस डियर्स, गुड इवनिंग सर। यस वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये टिल्लू ने क्या लिखा है इस बार? कोरोना भैया की जय हो। तो पागल तू कोरोना भैया की जय कर रहा है? बता, कोरोना भैया की जय थोड़ी करनी है अपने को, तो उसकी तो पराजय करनी है अपने को तो। हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर हाँ जी, तो शुरू करें आपको सर आपको क्वेश्चन। हाँ बोल बेटा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप में भेजा हूँ सर। व्हाट्सएप में भेजा है? हाँ, उसका आंसर बस बताना है सबको। अभी देखते हैं भाई, क्या भेजा है बेटा? प्रियंका सोनी ने भेजा एक तो। प्रियंका सोनी का है क्या? कणिखंबा सर। नो सर। कणिखंबा। अच्छा, ये 5-9 वाला तो सबका आंसर बता दीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन भेज दिए भाई तेने। सर पहले मेरा बता दीजिए ना, मैं 2 भेजी हूँ। हाँ देखो, ये जो भेजा है इसने यहाँ पर, आपने क्वेश्चन कौन सा पूछा है भाई? ये पूछा है 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंट 2 इन ऑल का सही निरूपण क्या है? ये पूछा किसी बच्चे ने। नाम है 4 हाइड्रोक्सी और 2 मेथिल, और ये है पेंट 2 इन। ये 2 इन नहीं होगा, 2 इन है बेटा, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। इन एंड 1 ऑन, ये पूछा है। तो इसका तो ए आंसर था क्या? बेटा इसका ए आंसर था क्या? अभी भी पूछ रहे क्या? तो ये देख लो बेटा, पेंट बोला है तो 1 2 3 4 5, 1 पे ऑल, ये 1 पे ऑल, 2 पे इन, ये 2 पे इन। सर वो ए एल है, ऑल नहीं है। और 4 पे बस 1 2 3 4, ये लीजिए बेटा। अब अपना स्ट्रक्चर देख लीजिए, कौन सा स्ट्रक्चर आपका मैच करता है। तो आपका स्ट्रक्चर मैच कर जाएगा। देखो इसके अंदर ये आपका सर लास्ट में ए एल है। बेटा ये एल है, ऑल नहीं है, अल है। 1 अल है, ये मिलेगा ये। तो ये आपका आंसर जो है वो मेरे हिसाब से अभी आपका पहला ही आंसर बेस्ट कर रहा है, फर्स्ट आंसर है। क्लियर? चलिए सर, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपने बहुत सारे भेजोगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे सारे यार, फिर अपना टॉपिक रह जाएगा। दी गई संरचना में क्या संबंध है? तो देखो, आपको दी गई संरचना ये दी है H, ये H, यहाँ H, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H, और दूसरा स्ट्रक्चर आपको ये दिया गया है, ये H, ये H, और फिर आपको दिया गया है H और ये Cl। तो आपको जो संरचना दी गई है उसमें चेक करके देखो, कोई भी कायरल नहीं है, और ऐसे में कायरल नहीं होने के कारण कोई भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
तो ऑप्टिकल से रिलेटेड जितने पॉइंट सब हटा दो, तो आपका सी जो ये है आपका आंसर। संरचनात्मक समावयवी, तो संरचनात्मक समावयवी वो होते हैं जिनका आईयूपीएसी अलग हो। आप देखो दोनों का आईयूपीएसी सेम है, 1 क्लोरोइथेन 1 क्लोरोइथेन। तो पहला आंसर नहीं है, दूसरा आंसर नहीं है क्योंकि दूसरे आंसर के लिए डबल बॉन्ड चाहिए। तीसरा आंसर आपका हो सकता है क्योंकि आपको ध्यान में पढ़ रहे हो संरूपण, तो एकल बंध के ऊपर देखो घूर्णन घूम गया, जो पहले आपके सामने था वो अब देखो पीछे लाइन पे आ गई। इसका मतलब इस समय ये संरूपण बेस्ट आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर सी, संरूपित संरचना कह सकते हो उसको। लेकिन रुको एक मिनट, ये इस तरीके से दिया देखा नहीं मैंने। नहीं बेटा, संरूपित संरचना भी नहीं है, तो ये समरूप संरचना कह सकते हो उसको। समरूप ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर अभी भी सीएल अपनी सही जगह पर है, बाकी आपके दो एच पीछे और ये सेम पर और ये तीनों सेम, तो कोई अंतर नहीं, दोनों समरूप कहते हैं इसको। तो आपका आंसर होगा समरूप। आंसर सी दिया है उसमें। सी बेटा नहीं आएगा क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ना इसमें संरूपित संरचना है। अंतरिक्ष के अंदर विन्यास अगर देख रहे हो तो आप नोट करके देखो कि सीएल अपनी जगह सेम है और बाकी 5 एच है, 5 एच तो एक जैसे, उनको आप कैसे भी रखो सब एक जैसे बनाएंगे। ये वाला एच आपकी तरफ, ये वाला एच आपकी तरफ, आप देखो कोई अंतर तो ही नहीं रहा। अंतर तो इससे आता है, मैंने पहले लाइन की थी तो देख नहीं पाया तो मैंने तीसरा बोल दिया, नहीं तो जैसे मैंने इसको देखा तो ये संरूपण से ज्यादा समरूप ज्यादा आंसर से याद, या तो इसको संरूप नहीं देना चाहिए था, सॉरी समरूप नहीं देना चाहिए था, तो संरूपण हो जाता बेस्ट आंसर, क्योंकि फिर कोई चारा नहीं रहता। तो ये कोई बेस्ट नहीं है बेटा। इसके बाद आपने यहाँ पर दिया है मेरे को क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एथेनॉल का एक समावयवी है। तो बेटा आपको ध्यान है इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, तो इसका समावयवी होगा ईथर। तो अपना आंसर ईथर देख लो, डाई मैथिल ईथर, चौथा आंसर हो गया डी, डाई मैथिल ईथर। फिर आपने भेजा मेरे को क्वेश्चन कि C2H5NO2 और एक दिया C2H5ONO और पूछा ये दोनों कौन से उदाहरण हैं। तो चेक करके देखो, ये नाइट्रो है, ये नाइट्राइट है, दोनों एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर, क्रियात्मक समूह समावयवी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आपने मेरे को दिया है क्वेश्चन, इसमें कौन सा क्वेश्चन है आपका? सातवां, कुछ क्लियर नहीं। अच्छा, निम्न में से कौन से यौगिक का आबंध रेखा एक संभावित संरचना को दर्शाता है। तो बेटा इसके अंदर आपकी जो संरचना दे रखी है ये 2,2,4 ट्राइमेथिल पेंटेन, ये 2,2,4 ट्राइमेथिल पेंटेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, 2,2,4 ट्राइमेथिल। दूसरा है हेक्सेन डाइअल, 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है। और फिर आपका 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक। कंडेंस संरचना तो बेटा केवल एक ही दिखा रखी है और वो है आपकी सेकंड वाली, तो केवल सेकंड आंसर दिख रहा है इसमें, कंडेंस। इसे लिखा है निम्न में से कौन से यौगिक को आबंध रेखा एवं संगनित संरचना से दर्शाता है। तो देखो पहले वाले की संरचना लाइन वाली भी है और आपकी खुली भी है, लेकिन संगनित नहीं है। संगनित संरचना केवल सेकंड वाले में है, देखो ये वाली दे रखी है, ये वाली बुक में तीनों को दे दिए हैं, ये देखो, लेकिन इसमें संगनित नहीं की ना बेटा, इसमें संगनित कर ली कैसे, CHO, फिर आपने CH2 का होल 4, फिर CHO, इसको संगनित बोलते हैं। तो बाकी सब में संगनित संरचना नहीं दे रखी, बाकी सब में खुली संरचना दे रखी है बेटा। ये आपने कहां से देखे, क्योंकि इसमें ये पेपर में आए क्वेश्चन तो नहीं है, तो किसी ने अपने बनाए हुए। तो संगनित संरचना ये वाली होती है बेटा, ये संगनित संरचना होती है, आपने पढ़ी हुई है CF। MTG से देखा था सर, है बेटा, MTG क्वेश्चन पेपर। हाँ तो MTG और KSA से पूरी क्लियरिटी नहीं है। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंडेंस फॉर्मूले का मतलब होता है बंद मत दिखाओ, जबकि देखो पहले वाले में बंद दिखा रहे हो, तीसरे वाले में भी देखो बंद दिखा रहे हो। वो अगर संगनित की जगह लिख देता संरचना सूत्र है तो फिर आपके सारे आंसर सही हो जाते हैं, फिर तो आपका पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाती है।
तो ये एक मिस्टेक sir. इसमें दे रखी है बेटा। थैंक यू सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन ही देखा को ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बेटा, और किसी का था क्या? एक इसने पूछा है, किसने पूछा है? डिम्पी ने। तो ये पूछा सर इसमें सभी आईयूपीएसी नेम सही है क्या? तो ये तो बेटा होमवर्क हो गया, सही आईयूपीएसी नेम। आपने आईयूपीएसी नेम कौन सा बनाया भाई? इसमें आपने लिखा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटिल, 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटिल। ये गलत किया बेटा आपने। आपका पहला नाम गलत है, बता देता हूं मैं आपने गलत क्या किया, बताता हूं। ये होमवर्क जो चेक करना है बेटा, ये मेरे को आप पूछ लिया करो, अलग जो आपको पूछना हो ना वो यहाँ भेजा करो, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा बेटा। देखो ये क्वेश्चन दिया इस बच्ची ने, 3 और 3 6, ये रहा। और यहाँ पर दिया है एसिड ग्रुप, यहाँ पर दिया है OH। अब आपसे आईयूपीएसी ने पूछा इसने, तो आपको ध्यान है इसको टिक करने के बाद ये चेन बनेगी और अब ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो इस प्रतिस्थापी में 1 2 3 और 4, तो 4 पे हाइड्रोक्सी, तो आप लिखोगे इसका नंबर 1 2 3, तो इस नंबर को पहले लाइए 2, फिर ब्रैकेट शुरू, इस ब्रैकेट में ये वाला नाम आएगा, तो नाम आएगा 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और फिर आपका टोटल नाम आएगा प्रो, फिर 2, फिर इन, फिर ओइक, फिर एसिड। तो आपने जो नाम लिखा है वो गलत है बेटा। सर ये आप कभी एक बार और बताए थे। है हाँ, बेटा, याद है। सर एक बार और इसको कभी बताए थे आप। ये पहले ही बताया था, मेरे को ध्यान है। तो इसमें देखो आपने 1 मैथिल कर दिया, 3 मैथिल कर दिया, वो गड़बड़ कर दी। तो आपका ये पहला नाम गलत है जिस बच्चे ने भी भेजा है। इसी तरह से दूसरा नाम जो भेजा है 5 हाइड्रोक्सी 5 मैथिल हेक्स 1 इन, गलत किया बेटा ये भी आपने। आप रूल से नहीं चल रहे बेटा, रूल में गड़बड़ हो रही है आपके। 3 और 3 6, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका एसिड है और ये आपका C, तो आपने ये चेन गलत दे रखी, ये गलत नहीं है। फिर आपने यही कंपाउंड दोबारा लिया है और यहाँ से काट दिया, ये भी गलत है बेटा। और आपका आंसर होगा आपका आंसर में पहले वाले बस एक मैथिल की गलती है, बाकी सब कुछ सही है। बाकी आपका दूसरा गलत है क्योंकि आपने फंक्शन को छोड़ दिया, और तीसरे वाले में डबल बॉन्ड को काट दिया। तो बेटा आपका दूसरा और तीसरा दोनों ही गलत है, नाम आपके तीनों ही गलत है। सिर्फ एक फर्स्ट वाले में मैथिल हटा दो तो नाम सही हो जाएगा, ये नाम नोट कर लो, ये नाम सही होगा बस। इसके बाद जिस बच्चे ने भेजा एक और, उसने पूछा है सर ये ट्रांस क्यों है? तो देखो इसका मतलब ये आंसर देखो Cl, ये C डबल बॉन्ड, ये मैंने पहले भी लिया था, CH2 CH3 और ये I और ये CH3। अब एग्जामिनर ने नाम पूछा, नोट करो, एग्जामिनर ने सिस और ट्रांस दो ही शब्द लिए, तो इस समय E और Z को सिस एंड ट्रांस सोच लो। तो आप चेक करके देखो, इन दोनों में उच्च वरीयता ये रही और इन दोनों में उच्च वरीयता ये रही, तो देखो दोनों उच्च वरीयता विपरीत, इसलिए ट्रांस। तो जितने विकल्प ट्रांस के पहले उन्हें चेक करो और फिर आईयूपीएसी नाम बनाओ। देखो ये रहा आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नेम के अनुसार 1 2 3 4 5, तो लगेगा ट्रांस, फिर नाम आएगा 2 क्लोरो 3 आइडो एंड पेंटूइन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ट्रांस में देख लो, 2 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटीन, दूसरा आंसर सही है बेटा। चलिए साहब एक और भेजा है आपने, अपोजिट, हाँ अपोजिट हाइट करना है आपको, बिल्कुल सही। फिर पूछा इस यौगिक में कुल संभव त्रिविम समावयवों की संख्या। तो ये क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर है CH एंड OH, फिर CH2 CH3। तो आप चेक करो इसके अंदर कैसे निकलेंगे कुल त्रिविम समावयवी। तो मैंने आपको एक टेबल दी थी, याद होगा, उस टेबल में मैंने कहा था सबसे पहले n निकाल लो। तो देखो इसमें ये तो रहा किरण केंद्र और ये रहा यहाँ पर सिस एंड ट्रांस का केंद्र, तो ये N1 ये N2, तो n की वैल्यू हो गई 2। क्योंकि अपन n किसको कहते हैं?
किरेल कार्बन और ज्यामिति का डबल बॉन्ड का केंद्र, अगर डबल बॉन्ड भी साथ है तो उसको भी गिना जाता है। तो n की वैल्यू होगी 2 और चेक करके देखो POS नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में से कहीं से भी काटने पर POS नहीं बन सकता। तो फिर आपका फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर n का मतलब हो गया 2 की 4, इसका मतलब इसके 4 आइसोमर बनेंगे। तो विकल्प में आप ढूंढ लीजिए 4, पहला आंसर हो गया बेटा, जिसको आपने काट रखा है ना बेटा वही आंसर है, तो सही है बेटा। हाँ जी, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। बस हो गया। चलिए सर आप बताइए अपने। हाँ जी सर हेलो सर, हम्म, n की वैल्यू 2 कैसे ली, एक बार और बता दीजिए ना। देखो n की वैल्यू 2 ये है कि n का मतलब क्या है, n बोलते हैं त्रिविम जनित केंद्रों की संख्या। त्रिविम जनित केंद्र होता है या तो डबल बॉन्ड या होता है किरेल केंद्र, ये होते हैं n। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और किसी में कायरल सेंटर भी प्रेजेंट हो तो दोनों को त्रिविम जनित केंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो डबल बॉन्ड भी गिना जाएगा और किरेल केंद्र भी। उससे सर पर किरेल तो ओनली sp3 कार्बन में देखते हैं ना। बेटा किरेल तो हम सिर्फ sp3 कार्बन में देखते हैं, तो फिर डबल किरेल हो गया sp3 में और ये हो गया ज्योमेट्रिकल। देखो यहाँ पर सिस और ट्रांस हो सकता है। सर कल पढ़े वही वाला है क्या? कल जो टॉपिक था वही सही? क्या कह रहे हो सर कल जो पढ़े थे वो है क्या, पूछ रहे? आपकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही। सर वो पूछ रहा है कि कल जो पढ़े थे वही है क्या? नहीं नहीं, ये जो अपने टेबल बनाई थी, टेबल जिसमें मैंने लिखा था ए कितने, मैं लिखा था एम कितने और मैं लिखा था ए और एम कितने, याद आ गया? यस सर। उसमें आपको एन वैल्यू रखनी थी, तो एन वैल्यू कैसे निकलती है, कितने किरेल केंद्र प्लस कितने डबल बॉन्डेड केंद्र, इन दोनों को मिलाकर एन बोलते हैं। अगर कोई किरेल केंद्र आता है तो किरेल रखो, जैसे कल को ये लिखा हुआ आ जाता CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो चेक करके देखो इसमें केवल डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 गिना जाता, और अगर ऐसे लिखा जाता ये रहा तो फिर इसमें किरेल कार्बन को n इज इक्वल टू 2 लिखा जाता, और अब अगर दोनों एक साथ आ जाए तो भी n 2 लिखा जाए। तो डबल बॉन्ड हो तब भी n कहलाता है और किरेल केंद्र हो तब भी n कहलाता है। यदि किसी कंपाउंड में दोनों साथ साथ आ जाएं तो वो दोनों n कहलाएंगे। n का मतलब होता है त्रिविम जनित केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियो जेनिक सेंटर, यानी जिसके ऊपर अपन ज्यामिति समावयवता या प्रकाशिक कुछ भी बना पाए उस सेंटर को अपन बोलते हैं त्रिविम जनित केंद्र। सर साइड पे स्क्रीनशॉट लेना था इसका। हाँ लो बेटा ले लो। हो गया सर। चलिए बेटा अब देखिए जो कल हमने किया उसको हल्का सा रिवाइज करते हैं फटाफट, ताकि कल की बात आपको याद आ जाए, थोड़ा बहुत आप पढ़कर रहे होंगे। ये देखो बेटा कल आपने शुरू किया था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, यानी कि आपने लिया था संरूपण, और मैंने आपको कहा था संरूपण का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड के ऊपर अगर हम फ्री रोटेशन कराएं तो फ्री रोटेशन कराने से कोई भी दो ग्रुप या समूह के बीच में स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन बदल जाता है, यानी मींस उसकी नई नई प्रवस्थाएं बन जाती है, नई नई अवस्थाएं बन जाती है, और उन सभी अवस्थाओं को अपने नाम दिया था संरूपी संरचनाएं, और इस गुण को नाम दिया था संरूपण। और मैंने कहा था इसको समझना हो तो आपको कुछ बातें जेब में होनी चाहिए, जैसे नंबर 1 पर मैंने आपको सिखाए थे प्रोजेक्शंस,
जिसमें आपने दो तरह के प्रोजेक्शन सीखे थे। एक तो देखा था सामने से देखने पर, जिसका नाम था सॉ हॉर्स, जैसे इस तरीके से देखा कि अगर आपने मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसे लिख दिया है तो इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के तीनों वैलेंसी एक दूसरे को ढक रही है। जैसे इस समय ये वैलेंसी इस वैलेंसी को ढक रही है, देखो तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्ड ये, तो ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड को ढक रहा है। अब यहाँ से जो एक एच निकल रहा है और यहाँ से जो एक एच निकल रहा है वो दोनों इसको ढक रहे हैं, ये और पीछे वाले दोनों एच भी ढक रहे हैं। इसका मतलब इसको हमने नाम दिया था सॉ हॉर्स प्रक्षेपण। लेकिन दूसरा प्रक्षेपण था आपका न्यूमैन प्रक्षेपण। न्यूमैन प्रक्षेपण में ये था कि अगर आप किसी कार्बन को सामने से देखते हो तो वो तो एक बिंदु की तरह हो जाता है, ये इसको देख रहे हो और ये तीन वैलेंसी ये, और पीछे वाला कार्बन आपको दिख नहीं रहा है तो आप उसको बड़ा कर देते हो। अब अगर उसको ठीक ढकना है तो आप उसको ऐसे दिखाते हो। तो मैंने इस दोनों के अंदर दो संरचनाएं बताई थी, एक का नाम था सांत्रित, एक का नाम था ग्रसित, एक का नाम था स्टैगर्ड, एक का नाम था एक्लिप्स। फिर मैंने कहा था जब ये चीज थोड़ी समझ जाओ तो बी नंबर पर मैंने कहा था कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन थी। ये टर्म्स एंड डेफिनेशन, इसमें मैंने आपको दो डेफिनेशन कराई थी। एक तो डायहेड्रल एंगल, एक का नाम था डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल का मतलब है कि जब आप इसको घुमाओगे, जैसे कि इस समय 0 डिग्री, अगर मैं पीछे वाले को यहाँ ले आऊं तो 60 डिग्री, यहाँ ले आऊं तो 120 डिग्री, यहाँ ले आऊं तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये होगी 180 डिग्री, यहाँ ले आऊं तो ये डिग्री होगी आपकी 200 और सॉरी 240, और ऊपर ले जाऊं तो ये 200 के बाद 40 के बाद 300, और पूरी घूम के वापस आ जाए तो अपन कहेंगे 360। तो इसका मतलब डायहेड्रल एंगल का मतलब था किन्हीं भी दो संयोजकों के बीच की दूरी को अपन जो सॉरी एंगल को अपन नाम देते हैं डायहेड्रल या द्वितल कोण। नंबर दूसरा पॉइंट मैंने आपको दिया था इसके अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन, यानी कि इसमें मैंने कहा था मरोड़ी तनाव। तो आपने कहा था ये मरोड़ी तनाव क्या है, तो कल मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके सामने कोई स्ट्रक्चर इस समय एक्लिप्स्ड है 0 डिग्री पर, तो इसके बंदी इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है, इसके बंदी इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन लग रहा है, और इस रिपल्शन से इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और ऊर्जा यदि बढ़ती है किसी तंत्र या यौगिक की तो सोचिए उसका स्थायित्व कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते जाएं, 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 60 डिग्री तक ले जाएं, तो देखो अब दोनों के बीच का प्रतिकर्षण मिनिमाइज हो गया, और जब मिनिमाइज हो गया तो मानी बात इसकी ऊर्जा कम हो गई। तो इसका मतलब इस अवस्था को नाम दिया था अपन ने सांत्रित, और ये अवस्था थी ग्रसित। तो हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था कि यदि हम अधिक स्थायी ग्रसित से हम कम स्थायी एक्लिप्स की तरफ चलें तो इसके कारण तनाव बढ़ने लगता है, यानी टेंशन बढ़ने लगती है, स्ट्रेन बढ़ने लगता है। इस स्ट्रेन को नाम दिया था अपन ने मरोड़ी तनाव, यानी कि आपका टॉर्सनल स्ट्रेन, यानी अधिक स्थायी से कम स्थायी की ओर जाना। यहाँ सब कुछ करने के बाद फिर मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया था इथेन। अब मैंने कहा था जब ये आपको सब समझ में आ जाए तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन इथेन। अब मैंने कहा इथेन को इन सब के बेस पे सीखेंगे, इसमें परिभाषा भी आ जाएगी, ये प्रक्षेपण भी आ जाएंगे और ये डेफिनेशंस भी आ जाएंगी। अब कैसे? मैंने आपसे कहा इथेन का अणु ये होता है, अगर इसको अंतरिक्ष में खोलो तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, इसकी एक संयोजकता तो तल पर रहती है, एक आपकी तरफ H आता है, एक जाता है बैक साइड। इसी तरह इसके अंदर भी एक तो रहता है तल के साथ, एक आपकी तरफ H आता है और एक जाता है बैक साइड। अब पॉइंट क्या है, इसको समझें कैसे? तो इसका तरीका है कि आप अपने आप को किसी भी एक साइड से देखो। ये देखो, आपने यहां से देखा, यहां से देखोगे तो ये वाला कार्बन आपको दिखाई देगा, तो हमने इस वाले कार्बन को बना दिया डॉट, ये देखो ये, और इसके ऊपर ये तीनों के तीनों H, ये इनका एंगल बन गया 120 120 120 का। तो इस समय जो तीनों के तीनों H है वो आपके सामने यहाँ आए हैं, और इन तीनों को आपने 120 120 पे खोल दिया। अब इसके ठीक पीछे दूसरा कार्बन है, तो ये जो दूसरा कार्बन है ये बैक साइड कार्बन है, तो बैक साइड कार्बन को अपने शो किया इस तरीके से, और इसका H इसके ठीक पीछे, ये लीजिए इसके ठीक पीछे, ये वाला H इसके ठीक पीछे,
ये देखिए इसके ठीक पीछे, और ये वाला एच इसके ठीक पीछे, तो ये देखिए इसके ठीक पीछे। तो इस समय मैंने आपसे कहा था यदि आप ऐसे विन्यास को देख रहे हो जिसमें हर कोई हर बंद को ढक रहा हो, तो हमने कहा था इस 0 डिग्री वाले को हम नाम देंगे एक्लिप्स, इसका नाम होगा ग्रसित। अब मैंने कहा आप इसमें 60 डिग्री का कौन डालो, तो आप सोचोगे 60 डिग्री में अगर कार्बन को रोक लो, देखो ये इसको तो आप क्या करो, रोके रखो, इसको तो रोके रखो, इसको चलाओ, तो 60 डिग्री से जब इसको घुमाओगे तो किसी भी दिशा में घूमने पर अब सारे एच पीछे से निकल के बाहर आ जाएंगे। अब आप देखो कोई भी एच किसी एच को नहीं ढक रहा, तो हमने कहा था इस 60 डिग्री वाले कोण वाली संरचना को हमने नाम दिया था स्टैगर, ये हमने नाम दिया था स्टैगर। अब आप सोचो आपको पूरा 360 घूमना है, तो मैंने आपसे कहा था अगर 360 घूमते हो तो 0 डिग्री पे एक्लिप्स, 60 डिग्री पे स्टैगर। अब अगला 60 डिग्री जब जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये वाला एच इसके पीछे आ जाएगा, ये वाला एच इसके पीछे और ये वाला एच इसके पीछे, तो वापस यही अवस्था आ जाएगी। और जैसे अपन 60 के बाद यानी इसका मतलब 120 पे वापस एक्लिप्स, अब 120 पे फिर 60 डालेंगे तो सोचिए अब की बात आपका 180 डिग्री पर वापस ये स्थिति आ जाएगी, और 180 में फिर 60 का एंट्री करेंगे तो वापस ये 240 डिग्री पे आपको ग्रसित अवस्था मिलेगी, और 240 में फिर 60 डिग्री डालेंगे तो 300 डिग्री पर आप चेक करके देखो वापस ये अवस्था आ जाएगी। तो 360 डिग्री में मैंने आपसे कहा कि चरम अवस्थाएं आएंगी, 0 पर, 120 पे, 240 पे तो ग्रसित, लेकिन 60, 180, 300 पर आपकी शांतियुत अवस्था बनेगी। अब पॉइंट आता है कि सर ये एंगल तो 60 डिग्री के, अगर आप 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कोई संरचना सोचो तो वो कैसी होगी, तो हमने कहा अब आप इसको किसी भी एंगल पे रोक दो, ये देखिए तब मैंने आपसे कहा था अब आप इसको कहीं भी रोक दो, तो किसी भी स्ट्रक्चर पे रोकते हो तो हम इसको एक नया नाम देते हैं, इसका नाम था स्क्यू, विषमरूपी। यहां तक अपन ने कल बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि अब अपने दिमाग का यूज करो कि ये जो आपके सामने 3 प्रकार की संरचनाएं आई, उन तीनों प्रकार की संरचना में दिमाग लगाओ कि इस समय टॉर्सनल स्ट्रेन यानी टीएस, मरोड़ी तनाव सबसे ज्यादा किसके पास, क्या एक्लिप्स के पास, क्या स्टैगर्ड के पास, या बीच में कहीं स्क्यू के पास, तो किसके पास सबसे ज्यादा मरोड़ी, किसके पास है बोलो, संतरित। किसके पास स्टैगर्ड सर ग्रसित के पास है, ग्रसित क्लिप्स क्लिप्स के पास है। पहले आप अच्छे से कंसेप्ट को सीखो। आपने क्या किया है, दिमाग लगाओ, ये 2 एच ये वाले, ये 2 एच है, देखो ये वाले दोनों एच, एक पीला और एक सफेद, ये दोनों एच ये वाले देखो ये। अब सोचो ये इस समय मिनिमम दूरी पर है और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा है जबकि यहाँ प्रतिकर्षण कम है, तो मरोड़ी तनाव यहाँ ज्यादा, जहां प्रतिकर्षण ज्यादा था वहां तनाव, तनाव शब्द आ रहा है, यहाँ तो तनाव कम कर दिया अपन। अब अपन यूं चलेंगे तो तनाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा होगा। तो आपका जितनी भी ग्रसित अवस्थाएं हैं वहां पर दोनों बंदों के बीच का जो प्रतिकर्षण है वो सबसे ज्यादा, और उसी का नाम है मरोड़ी तनाव। तो इस समय अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा तनाव आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर आप चले गए सांद्रित यानी कि स्टैगर्ड की ओर तो ये तनाव मिनिमम हो जाएगा और स्पाइक बढ़ जाएगा। तो सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहता स्पाइक का क्रम, स्पाइक का क्रम, तो सोच के बताओ इन तीनों संरचनाओं में सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता जिसकी ऊर्जा कम होती, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। तो इसका मतलब स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब स्टैगर्ड के बाद बचे 2, स्क्यू या फिर क्यों सर क्यू के बाद आएगा
क्योंकि धीरे धीरे एंगल 0 की ओर बढ़ रहा है, 60 से कम हो गया क्योंकि बीच में आ गया देखिए, और अब आ गया 0 डिग्री, तो ये सबसे कम। तो यहाँ पर आपका जो एक्लिप्स कंडीशन है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो जब एग्जामिनर स्टेबिलिटी की बात करेगा तो आप कहोगे स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन स्क्यू एंड स्क्यू इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। इसका मतलब आपका स्क्यू इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे कहता है ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो अब आप चेक करके देखो, एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी के इनवर्स होती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो सोचिए, इसका मतलब अब जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर आपका हो जाएगा उल्टा। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी होगी किसके पास? सॉरी एक्लिप्स। किसके पास? स्क्यू। और सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी? स्टैगर्ड। तो ये चीज नोट कर लीजिए। अब हम इसको आज करने जा रहे हैं एनर्जी के ग्राफ के अंदर। तो ये अपना पॉइंट जो कल तक क्लियर हुआ था वो ये था। अब एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए इसमें से कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया। इसमें से जो भी पॉइंट आपको लगा नहीं समझ में आया वो मुझे बताओ, फिर मैं एंट्री करने जा रहा हूं इसके ग्राफ की। यस डियर, बड़े लोग आगे हाँ जी, यस सर। हाँ जी। आप देखो शुरू करते हैं यहाँ से, और अब मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ इसका ग्राफ। ये लीजिए उठा। अब अपन लिखने जा रहे हैं एनर्जी ग्राफ, यानी हम कह सकते हैं ऊर्जा प्रारूप। ये देखिए, अब ऊर्जा प्रारूप कैसे, देखो समझना। यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं दो के बीच में ग्राफ। यहां पर तो आएगा आपका एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। तो आपको ध्यान है आपने एंगल कौन कौन से ले रखे हैं, जैसे 0 डिग्री, जैसे 60 डिग्री, जैसे 120 डिग्री, जैसे आपका यहाँ पर 180 डिग्री, जैसे आपका यहाँ पर 240 डिग्री, ये आपका यहाँ पर 300 डिग्री। ये तो हो गया आपके एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये ले रहे हैं अपन ऊर्जा, एनर्जी यहाँ ले रहे हैं, और ये है आपकी ऊर्जा मिनिमम। चलिए शुरू करते हैं। अब सोचना शुरू करो। सबसे पहले 0 डिग्री को दिमाग में लाओ, तो बताओ 0 डिग्री पे एक्लिप्स, स्टैगर्ड या स्क्यू? एक्लिप्स। एक्लिप्स। मतलब इस समय देखो ये अब सोच के बताना, इस 0 डिग्री पर एनर्जी मिनिमम पर होगी या एनर्जी मैक्सिमम पर होगी? मैक्सिमम पे होगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट मैक्सिमम होगी। अब ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब 0 डिग्री से धीरे धीरे बढ़ना शुरू करो। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 60। तो सोचिए आप धीरे धीरे दोनों एच के बीच की दूरी या बॉन्ड के बीच की दूरी बढ़ा रहे हो और स्टैगर्ड की ओर जा रहे हो। तो आप एनर्जी को कम करते जा रहे हो या एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो? एनर्जी कम कर रहे हैं। एनर्जी कम हो रही है। 60 डिग्री पर आप चेक करो एनर्जी डिक्लाइन कर जाएगी। ये एनर्जी डिक्लाइन हो गई। अब इसके बाद 60 के बाद फिर आगे बढ़ना शुरू करो। 60 के बाद यहाँ से अब 60 के बाद 61 62 63 180। तो अब सोच के बताओ, सॉरी 60 के बाद 120। तो सोच के बताओ 60 से 120 की तरफ जाओगे तो अब एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा बोलो? बढ़ेगा क्योंकि वापस Increase होगा। इलिप्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग। 120 डिग्री पे एनर्जी फिर बढ़कर यहाँ आ जाएगी। ये देखो ये 120 डिग्री पे एनर्जी फिर यहाँ, क्योंकि ये फिर एक्लिप्स कंडीशन आ गई। अब उसके बाद फिर आगे चलो 120 से 180 की तरफ चलो। तो अब इमेजिन करके एनर्जी कम हो रही है कि ज्यादा?
कम हो रही है। कम हो रही है, तो देखो इसका मतलब आपका ग्राफ इस तरह का डेवलपमेंट आता रहेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब देखो इस तरह के ग्राफ में मैं 3 पॉइंट को इंडिकेट करता हूं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अब सोच के बताना, इसको मैं कहता हूं ए, इसको मैं कहता हूं बी, इसको कहता हूं सी। तो सोच के बताओ इन तीनों में से एक्लिप्स, स्क्यू और स्टैगर्ड में से ये एक किसको प्रदर्शित करता है? Staggered. 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 तो स्टैगर्ड को या तो हम यहाँ पर लिख देते हैं या फिर हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसा। ये देखो, ये स्टैगर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे स्टेबल। अब सबसे हाई पीक ये सी, इस सी पे आपको इन तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? Eclipsed. तो ये सी आपका एक्लिप्स, इसका मतलब इस जगह पर आप अपने स्ट्रक्चर को यूं दिखा सकते हैं, ये देखो। और अब अपना दिमाग लगाओ, जो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है इन दोनों के बीच का, तो इस ए और सी के बीच में पूरा जोन जो जिसमें एनर्जी बढ़ रही है घट रही है लगातार, ये सारी की सारी कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? SQ. तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये सब के सब स्क्यू फॉर्म से सारी, ये सब के सब स्क्यू है और जिनकी संख्या है अनंत, इनफाइनाइट। और आपको मैं हिंट देता हूं कि आपके एक्लिप्स से स्टैगर्ड की ओर जाने में या स्टैगर्ड से एक्लिप्स की ओर आने में जितनी एनर्जी खर्च होती है वो एनर्जी होती है 3 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी का अंतर आता है। तो आप सोच के देखो, परिकल्पना करो कि इस कमरे के अंदर ईथेन के अणु भरे हुए गैसीय रूप में और वो डमरू की तरह तेजी से घूम रहे हैं, एक्लिप्स स्टैगर्ड में घूम रहे हैं, और वो जब एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो इतनी ऊर्जा तो सामान्य तौर पे उनको मिल जाएगी। इसीलिए एक्लिप्स तेजी के साथ स्टैगर्ड में और स्टैगर्ड तेजी के साथ एक्लिप्स में बदलता रहेगा। इसीलिए आपसे एग्जामिनर पूछेगा पहला क्वेश्चन कि ईथेन के कितने समरूपी रूप संरचनाएं हैं, कितनी उसकी कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है, तो आंसर होगा इनफाइनाइट। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या आप ईथेन के मॉलिक्यूल की एक्लिप्स या स्टैगर्ड को अलग कर पाओगे क्या? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में इतनी कम ऊर्जा का अंतर है कि वो तेजी से एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि आपकी एक्लिप्स, स्टैगर्ड और स्क्यू में स्थायित्व का क्रम बताओ। और चौथा पूछेगा कि इनमें ऊर्जा का क्रम बताओ। तो अब आप चेक करके देखो, आपके सामने सारे स्ट्रक्चर की, यहां पर आपका ईथेन में कन्फॉर्मेशनल पूरा खत्म हो गया। अब बताओ किसी को दिक्कत है तो क्लियर करो। क्योंकि अब ये सारी बातें अब रिपीट करूंगा इसके बड़े मॉलिक्यूल में, तो पहले इसको अच्छी तरह से पूरा समझ लो। आज के बाद आपको क्या आना चाहिए सोचो। ईथेन के मॉलिक्यूल में न्यूमैन प्रक्षेपण का वो सूत्र जिसमें आपको फ्रंट और रियर कार्बन में कोणों के साथ घूमना आता हो, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180, 240 और 300 और वापस 360। तो इसके अंदर आपकी कौन कौन सी व्यवस्थाएं बनेंगी? एक्लिप्स, स्टैगर्ड एंड स्क्यू, ये नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन किसके मुकाबले ज्यादा स्थायी। तो स्थायित्व के लिए आपको पता होना चाहिए जिसमें प्रतिकर्षण ज्यादा उसका स्थायित्व कम, तो इसका मतलब एक्लिप्स का स्थायित्व कम और स्टैगर्ड का स्थायित्व ज्यादा। क्या मैं होप करूं यहां तक समझ में आ गया? Sir, side please. Yes, sir. साइड प्लीज। हाँ, ये बस इसको स्नैपशॉट कर दो। यस डियर। तो आगे बढ़े अपन।
चलिए बेटे अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल है जिसका नाम है कन्फॉर्मेशन इन नॉर्मल ब्यूटेन। अब की बार नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर कन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखो नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला ये रहा CH3 CH2 CH2 और ये CH3। मैंने जानकर से दो कलर यूज किए हैं, बीच के दोनों कार्बन को मैंने येलो कर दिया, दोनों व्हाइट कर दिए। वो बताता हूं आपको उसका रीजन। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब जब इसको अंतरिक्ष बनाओगे, अगर इसका स्पेस पे स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, गौर से देखो। ये कार्बन और कार्बन, माइक ऑफ कर लो। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इथेन जैसा है। अब आप चेक करो, ये आपका नंबर 2 कार्बन, ये आपका नंबर 3 कार्बन, तो ये आपका पहला नंबर का मैथिल यहां लगा हुआ है। इसका मतलब ये बाकी दो हाइड्रोजन्स। फिर आप चेक करके देखो इसके ऊपर भी दो हाइड्रोजन्स और ये चौथे नंबर का आपका मैथिल यहां लगा। अब आप सोचो कि इथेन का जो मॉलिक्यूल आप देखते थे बिल्कुल वैसा ही मॉलिक्यूल हमने ब्यूटेन का बनाया। अब इस ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में आप यहां से देखना स्टार्ट कर देंगे, ये देखिए आप। तो इस समय ये आपके लिए फ्रंट होगा और ये वाला कार्बन आपके लिए रियर। अब पहले आप अपनी इमेजिनरी पावर को सेट कर दीजिए। तो मैं आपको पहला स्ट्रक्चर दे रहा हूं, बाकी के 5 स्ट्रक्चर अभी आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं, फिर उससे मैच करेंगे अपन। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बना रहा हूं, गौर से देखना। ये स्ट्रक्चर मैंने उठा के आपके सामने लिया है। अब आप गौर से देखो, आपका सबसे पहला फ्रंट कार्बन ये रहा, ये फ्रंट कार्बन ये रहा, जिसका नंबर है 2, ये रहा 2 नंबर। अब इस 2 के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, गौर से देखो। दो तो हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, ये रहा मिथाइल, और ये दो हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर बन गया। अब आ जाइए इसका रियर कार्बन, ये इसका बैक साइड का कार्बन। इस बैक साइड के कार्बन के पास दो हाइड्रोजन और एक CH3 है। ये लीजिए एक CH3 और ये दो हाइड्रोजन। इस समय आप गौर से देखो, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन है। अगर आप गौर से देखो तो इस समय ये स्ट्रक्चर ये ना देखो, इस जगह पर दो CH3 है, देखो ये स्ट्रक्चर में आपके सामने यूं लिया है। अब देखो ये दो CH3 एक दूसरे के पीछे ये, और आप चेक करके देखो बाकी दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन इसके पीछे, ऐसे ही दो हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे। तो इस समय ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये रहा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया वो इस समय बना है 0 डिग्री पर, और इसका मैंने नाम दे दिया नंबर 1। अभी नाम नहीं दिया मैंने इसका, ये नंबर 1 स्ट्रक्चर है। अब आप सोचो, आपको इमेजिन करना है हर 60 डिग्री पर। अब आपको 60 डिग्री पर क्या करना है, सोचो। अग्र कार्बन को रोककर पृष्ठ कार्बन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दो। पहले 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लोगे तो ये 60 डिग्री का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर 60 डिग्री और डालोगे तो ये 120 डिग्री का संरचना बनेगी। फिर इसमें फिर 60 डिग्री लोगे तो ये 180 डिग्री की संरचना बनेगी। फिर इसके अंदर फिर 60 डिग्री लोगे तो अब की बार आपका 240 की स्ट्रक्चर बनेगी। और फिर इसमें 60 डिग्री का टर्न लोगे तो अब की बार आपको 300 डिग्री की संरचना बनेगी। तो आपको मैं हिंट दे रहा हूं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ये संरचना में क्या बदलाव आ रहा है, वो स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में बनाना शुरू करें। तो आपको 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा, फिर मैं डिस्कस करता हूँ उसको। देखो
हो गया? हो गया सर। वेरी गुड। अब देखो मैंने सारे फ्रंट कार्बन बना दिए। देखो फ्रंट कार्बन ये नंबर 2 और ये दिखा दिया जो सबसे आगे दिख रहा है ये वाला पार्ट। अब पीछे वाला भाग 60-60 डिग्री से घूम रहा है। अब अपनी इमेजिनरी पावर लगाओ तो आपको दिख रहा है 60-60 डिग्री से बदल रहा है। तो देखो कैसे पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से मैंने बाहर निकाल दिया क्लॉकवाइज। तो ये वाला CH3 निकल के यहाँ आ गया, ये देखो ये। तो ये वाला H निकल के यहाँ आ गया और ये वाला H निकल के यहाँ आ गया। ये 60 डिग्री पे संरचना बन गई। अब फिर आगे बढ़ो। अब इसको पकड़ के फिर 60 डिग्री के पीछे ले आओ, इसको उठा के इसके पीछे ले आओ, इसको उठा के इसके पीछे। तो अगली स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ये इसके ठीक पीछे आ जाएगा ये वाला H। ये CH3 इसके पीछे चला जाएगा, देखो ये रहा। और ये चला जाएगा इसके पीछे आपका H। ये 120 डिग्री पे दिखेगा। अब की बार फिर इसको पकड़ के खींचो यहाँ पर 180 पे। 180 पे खींचोगे तो चेक करके देखो यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा CH3। ये वाला पीछे से H निकल के यहाँ आ जाएगा और यहाँ से H निकल के यहाँ। तो ये आपका स्ट्रक्चर घूम के हो गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री पे इस CH3 को 60 डिग्री और आगे बढ़ा दो। 60 डिग्री आगे बढ़ाते हो तो अब की बार ये CH3 इसके पीछे चला गया, ये वाला H इसके पीछे चला गया और ये वाला H इसके पीछे। अब की बार फिर CH3 को पकड़ के 60 डिग्री पे ले आओ। 60 डिग्री पे लाते हो तो अब की बार आप चेक करो आपका CH3 ये रहा। ये आपका यहाँ पर H बाहर आ गया और ये यहाँ पर H बाहर। अब आप चेक करके देखो इसके बाद जैसे ही 60 डिग्री और दोगे वापस से ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो क्या ये 6 स्ट्रक्चर या संरचनाएं समझ में आ गई क्या? क्या आपको इसका घूर्णन जो पहले हम इथेन पे काम कर रहे थे, इथेन में क्या होता था यहाँ पर H और H होता था, अब CH3 होगी। तो अब आप देखो ये रहा 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री से 60 डिग्री, ये फिर 120, फिर 180, फिर 240, फिर 300 और वापस पूरा अपनी जगह। लेकिन अब इनके नाम क्या क्या वो सीख लो। सबसे पहले तो चेक करो इसका नाम। इसके नाम में आप चेक करके देखो सेम को ढक रहा है, तो है तो ये एक्लिप्स, लेकिन सेम को ढक रहा है तो इसका नाम रखा है फुली एक्लिप्स्ड। इसका नाम है फुली एक्लिप्स्ड। इसको कहते हैं पूर्ण ग्रसित। ये हमारी अवस्था होगी पूर्ण ग्रसित, यानी मींस हर सेम पार्ट को ढक रहा है। क्लियर? अब आप देखो पहले अपन एक्लिप्स की बात करेंगे। ये एक्लिप्स नहीं है, देखो ये एक्लिप्स। लेकिन सोच के देखो ये ग्रसित या एक्लिप्स क्या पूर्ण है या आंशिक है? आंशिक। पार्शियल। क्यों? क्योंकि अब मैथिल H को ढक रहा है, यहाँ पर H मैथिल को ढक रहा है, यानी सेम को नहीं ढक रहा। तो इसको नाम देते हैं पार्शियल एक्लिप्स्ड। ये P से पार्शियल और E से एक्लिप्स, यानी इसको अपन कह सकते हैं आंशिक ग्रसित। अब आप चेक करके देखो क्या इस पूरे चक्कर में आंशिक ग्रसित एक ही बार आ रहा है कि एक से ज्यादा बार आ रहा है? ज्यादा। तो देखो 2 बार आ रहा है। 120 के बाद अपने को कहां मिल रहा है 240। तो 240 में देखो ये आपका पार्शियल एक्लिप्स। तो पार्शियल एक्लिप्स की 2 संरचनाएं बन गई। अब आ जाओ जब एक्लिप्स खत्म तो स्टैगर्ड में आ जाओ। अब ये सारे स्टैगर्ड बच गए, लेकिन इन स्टैगर्ड को यहाँ विशेष नाम देते हैं। तो इस समय ये 2 समूह एक दूसरे के 60 डिग्री पर है, तो इन्हें स्टैगर्ड ना बोलकर हम नाम देते हैं गॉश। इसको कहते हैं गॉश, GAUCHE। इसको कहते हैं गॉश संरचना, ये कहलाती है गॉश। तो गॉश संरचना तब तक कहलाएगी जब कोई भी 2 समूह 60 डिग्री के एंगल पर हो। तो सोचो इस पूरे चक्कर में ये गॉश प्रवस्था कितनी बार आई? 300 डिग्री पर 3 बार। 2 बार। 2 बार। देखो ये 2 बार। गॉश 2। तो ये स्ट्रक्चर भी गॉश है, इसको भी बोलेंगे गॉश। तो गॉश होगी आपकी 2, एक तो आ रही है 60 पर, एक आ रही है 300 डिग्री पर।
लेकिन देखो ये गॉश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेक करो एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर आप इसको समझ सकते हो तो इस समय ये दोनों मैथिक एक CS लिखेगा और एक CS लिखेगा, तो दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर, इसको बोलते हैं कौन घोड़ा चला रहा है? इसको बोलते हैं बेटा एंटी। एंटी का मतलब होता है प्रति यानी अपोजिट। अब आप चेक करके देखो, आपके पास 6 स्ट्रक्चर में से केवल 4 रह गई। कारण क्योंकि पीई रिपीट हो रही है और देखो गॉश गॉश रिपीट हो रही है, तो संरचना रह गई केवल 4। अब आपके पास एक सोचने का तरीका कि बताइए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, आप सोच के बताओ, दिमाग लगा के सोचो, इस समय किस में रिपल्शन मिनिमम है, कौन स्टेबल ज्यादा है, फिर कौन उससे ज्यादा है। तो ये दिमाग आपको एक बार लगाना है। इसके लिए मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप दिमाग लगाओ, कौन स्टेबिलिटी में ज्यादा है, कौन स्टेबिलिटी में कम है, क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी यहाँ पर सबसे कम होगी। मोर स्टेबल की एनर्जी कम होती है और लेस स्टेबल की एनर्जी ज्यादा होती है। अब आप दिमाग लगा लो, आपको दिखाई देगा। डन सर। गुड। तो आपके सामने 4 स्ट्रक्चर आ रही हैं, फुली एक्लिप्स्ड, पार्शियल एक्लिप्स्ड, गॉश एंड एंटी। इन्हें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर? तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो गौर से देखो। सबसे पहले स्ट्रक्चर को क्लियर करता हूं। ये है फुली एक्लिप्स। आप गौर से देखो, फुली एक्लिप्स में टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा, और साथ ही साथ ये जो दोनों बल्कि ग्रुप है वो भी पास पास हैं। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। आप देखो, इमेजिन करना, इस मेरी उंगली के टिप पे पहले H हुआ करता था इथेन में, अब यहाँ CH3 आ गया। देखो ये ना, तो सोचो इस समय ये जो CH3 ये आकार में बड़े हुए, तो सोचिए ये दोनों भी आकार में बड़े होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये बॉन्ड एक दूसरे को प्रतिकर्षित पहले ही कर रहे थे। तो जब बॉन्ड प्रतिकर्षित करते हैं तब तो टॉर्सनल स्ट्रेन, और जब बड़े ग्रुप करते हैं तो उसको कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, यानी कि त्रिविम तनाव। तो सोचिए इस समय इसमें एक नहीं दो तनाव है। बॉन्ड बॉन्ड को रिपेल कर रहा है और मैथिल मैथिल से टक्कर मार रहा है। तो ऐसे में इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा के सबसे कम? से कम। सबसे कम। सबसे कम बेटा, ज्यादा नहीं बेटा। एनर्जी इसकी ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी का ऑर्डर में सबसे कम। तो सबसे पीछे जाएगा आपका फुली एक्लिप्स्ड। अब आ गया जो, अब इसके बाद देखो पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स में एक छोटा सा अंतर आ गया। अब की बार बड़ा ग्रुप के पीछे नहीं है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो गया, लेकिन इसमें अभी भी स्टेरिक स्ट्रेन कम हो गया, लेकिन अभी भी देखो बॉन्ड बॉन्ड को ढक रहा है। तो ये कहलाता है आपका टॉर्सनल स्ट्रेन, यानी कि मरोड़ी तनाव। तो सोचो इस समय इसकी एनर्जी भी ज्यादा, लेकिन इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में कंपेयर करें तो नोट करना इसकी एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पार्शियल एक्लिप्स। इसका मतलब एक्लिप्स हमेशा पीछे होते हैं स्टेबिलिटी में। अब बच गए 2, एक बच गया गॉश, एक बच गया एंटी। तो सोच के बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? एंटी। बहुत से देखो बेटा, दोनों बड़े ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो गए,
तो इनके बीच का जो रिपल्शन था वो मिनिमाइज हो गया। देखो दोनों मैथिल ग्रुप खुले हैं, कोई टक्कर नहीं मार रहा, जबकि यहाँ फिर भी पास पास आएगा। देखो तो मतलब इन दोनों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है एंटी के पास और यहाँ आता है आपका गॉश। अब आप नोट कर लीजिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर और एनर्जी का ऑर्डर आपको इसके नीचे ड्रॉ करना है। तो ये आपका एनर्जी का ऑर्डर, इसका उल्टा कर दो तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पर, अगर एग्जामिनर पेपर में पूछता है कि नॉर्मल ब्यूटेन में मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज, तो सोचिए आपको चार ऑप्शन देगा, एंटी, गॉश, पार्शियल एक्लिप्स एंड फुली एक्लिप्स। आंसर होगा आपका कौन सा? एंटी। और उसका रीजन होगा मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस और मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन। एग्जामिनर आपसे कहेगा which conformer structure of normal butane is least stable, सबसे कम स्थायी नॉर्मल ब्यूटेन की कौन सी प्रवस्था? फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स। अब उसका रीजन होगा इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है और टॉर्शन स्ट्रेन भी प्रेजेंट है, और जितना स्ट्रेन होता है उतना स्टेबिलिटी कम होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। अब आप सोच लो, आपके सामने स्टेबिलिटी का ऑर्डर आए तो ये रहा, और अगर वो कहते हैं एनर्जी का ऑर्डर बताओ तो बोलिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? fully eclipsed, उसके बाद partial partial eclipse eclipse, गॉश, gauge, and then किसकी? सबसे कम एंटी। बिल्कुल सही। अब देखो जब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो देखो अब इस पूरे स्ट्रक्चर का मैं यहाँ पर देने जा रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ में से आपको पहचानना है कौन सी स्ट्रक्चर कहां छुपी हुई है। ये देखिए आप, ये लीजिएगा, ये ग्राफ मैंने बनाया है। अब इस ग्राफ में आप सोच के बताओ, इस पूरे ग्राफ में ए बी सी और डी ये चारों हैं। अब इसमें से कौन ए है, कौन बी है, कौन सी और कौन डी है, ये डिसाइड आप करो।
हो गया सर। गुड। सर ब्लैक बोर्ड से बाहर जा रहा है होमवर्क वाला। क्यों ना मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा बेटा, घुमा दूंगा उसमें से काम करा के रखो। स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ब्लैक बोर्ड से नहीं जा रहा है। वो एक ही मतलब है, भावनाओं को समझो। नहीं, कोई भावना को मैं तो नहीं जानता। अच्छा, शब्दों पे ध्यान मत दे, भावनाओं को समझ तू। यार पहले कॉलेज पहुंच जाता है, फिर कौन सी भावना को समझते रहेंगे। हो गया बस। चलिए अब पहले अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर अपन क्लियर करें तो सोचिए इस समय ए, बोलिए ए इस समय इन चारों में से कौन है? फुल्ली एक्टिव। फुल्ली एक्टिव। इस समय आप चेक करके देखो एनर्जी मैक्सिमम पर है, इसका मतलब सबसे मैक्सिमम एनर्जी होती है फुल्ली एक्टिव की। अब यहाँ से नीचे उतरते देखो, यहाँ आ गए अपन, ये है। अब बताओ बी कौन? गॉस गॉस। नंबर नेक्स्ट, फिर ऊर्जा बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ी, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंची। सी पे पार्शियल और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखो ये रही, क्योंकि इसमें एनर्जी सबसे कम। तो कौन सा? एंटी। तो होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई। ये तो बिल्कुल काम आपने सही करा। अब इसमें आ जाओ, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, अब इस होमवर्क को अच्छी तरह से देख लीजिए। इस होमवर्क में मैंने आपको क्या कहा है? मैंने आपसे कहा है अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 3 मेथिल एंड पेंटेन स्ट्रक्चर। ये तीनों स्ट्रक्चर 3 मेथिल पेंटेन के, आप बकायदा बना के देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये मैंने 3 स्ट्रक्चर दिए आपके सामने। अब आपको करना क्या है, दिमाग लगा के सोचना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल फिर कौन और फिर कौन। तो आपके सामने यहाँ पर ये 3 को अरेंज करना है, ए बी और सी। तो घर पे सोचना, आपको अच्छे से पता है किसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये सोचने का काम अब आपका है। तो क्या मैं होप करूं ये कर पाएंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ट्राई करेंगे। अब इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे मंडे को। तो मंडे को ये सारा काम कंप्लीट करना, मंडे को अपन इसको दी एंड करेंगे बेटा, कंप्लीट हो आज जाएगा। छुट्टी सर। हाँ बस अभी फ्री कर दो बेटा, मेरे को और किसी काम जाना है ना। ओके सर। ओके सर। ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बाय बाय सर। ये भूत है। तुमको भगो 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 सब। अरे यार ये क्या हो गया? चला गया। छुट्टी। चला गया, वो तो दिख रहा है। साइन कर देना भाई। भूत है ना इसलिए।